अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाल्लाह खैरियत से हों। और चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं हाल ही में पाकिस्तान में तकरीबन 2 माह रहकर वापस आई हूँ। यूँ तो जब भी आती हूँ तो बहुत दिनों तक मैं पाकिस्तान की हवाओं में फ़ज़ाओं में ही रहती हूँ। ऐसा खुमार होता है कि वो टूटता ही नहीं, जाने का नाम ही नहीं लेता। और इस मर्तबा तो ये जो खुमार था, ये जो नशा था, ये बिल्कुल दो आतशा हो गया था, क्योंकि इस मर्तबा मैं अपनी खुद नविश्त अपनी किताब के इस सिलसिले में बहुत से पुराने दोस्तों से और अपने पाकिस्तान के लोगों से मिली, जिन्होंने मुझे बहुत बरसों पहले पाकिस्तान टेलीविज़न पर देख रखा था। मेरा ज़माना मेरी कहानी, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये मेरी पहली एक किताब है जो मेरे हालात ज़िंदगी, हालात कार और मुशाहिदात के बारे में है। इस किताब की तकरीब इजरा या तकरीब पजीराई के सिलसिले में मैं लाहौर के अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा गई। इसके अलावा मैं कराची भी गई, गो के रमज़ान की वजह से वहाँ ये तकरीब मुनाकिद नहीं हो सकी, मगर जो मेरे BBC के साथी हैं, साबिका कोलीग हैं, वसअतुल्लाह खान और शाज़िब जिलानी, उन्होंने कराची के प्रेस क्लब में अपने चंद दोस्तों को जमा कर लिया था और इस तरह से उन सब से मिलने का मौका मिला मुझे बहुत बहुत अरसे के बाद। तो दोस्तों, इन तकारीब में बहुत बड़ी तादाद में शुराका ने शिरकत की, जिनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा बहुत से मुकर्ररीन ने, अपने कुछ दोस्तों ने भी, और दूसरे जो अदीब और दानिश्वर हैं, उन लोगों ने मज़ामीन भी पढ़े। उन सब का नाम लेना तो यहाँ पर ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत वक्त इसी में निकल जाएगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम इन तकारीब के जो मुंतज़मीन हैं उनका ज़रूर शुक्रिया अदा करूँ। गो कि मैं समझती हूँ कि शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत ही नाकाफ़ी है। तो सबसे पहली तकरीब लाहौर में जिमखाना क्लब में हुई, जिसके मुंतज़िम यानी रूह रवां थे आगा अली इमाम। और इमाम साहब उन दिनों जिमखाना लाइब्रेरी के इंचार्ज थे, तो उन्होंने बल्कि बहुत सी किताबें खरीद कर अपने मेंबरान में भी तकसीम की। गोया वो पूरे खुलूस के साथ कुतुब बीनी को फरोग दे रहे हैं। अलहमरा सेंटर में अदबी हलकों में जाने पहचाने फर्रुख सुहेल गोविंदी, और इस्लामाबाद में जेबिस यूनिवर्सिटी की डॉक्टर सादिया कमाल और भुट्टो शहीद फाउंडेशन के CEO आसिफ खान। रावलपिंडी में होने वाली तकरीब के लिए मैं रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी की स्टेशन डायरेक्टर मुस्तरद शाहरुख और साबिक स्टेशन डायरेक्टर फयाज खयानी और रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के वकार साहब और सरगोदा में आसिफ खान की बेहद मशकूर हूँ। इन तकारीब के तवस्सुत से मुझे उन सब लोगों से मिलने का मौका मिला जिनके नाम किताब का इंतसाब है। अपनी सब चाहने वालों के नाम, अपने शहरों, अपनी गलियों के नाम। हमें याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। लेकिन किताब की जिस तरह से पजीराई हुई और जिस तरह से वहाँ पर लोग मिले, उससे तो मुझे ये लगता है कि इस किताब में जो कुछ मैंने लिखा है वो सिर्फ मेरी यादें नहीं, बल्कि आप सब लोगों की यादें हैं। इस मौके पर आप लोगों की नज़र एक शेयर करना चाहती हूँ अपना, जो इस किताब में भी मौजूद है, कि मोहब्बतों की चांदनी खिली है अपने देश में, पराए दर नगर नगर, नजर नजर धुआं मिले। यकीन जानिए कि मैं मोहब्बतों की इसी चांदनी में रहती हूँ, बल्कि यही मेरी जिंदगी का असासा है। मैं अपनी सब बहनों की भी बेहद ममनून हूँ, क्योंकि वो हर मौके पर मेरे साथ रहीं, जिसकी वजह से मेरी खुशियाँ दोबाला हो गईं। क्योंकि कहते हैं ना कि खुशियाँ हमेशा बांटने से और ज़्यादा बढ़ती हैं। बल्कि मेरी बड़ी 2 बहनें तलत नायाब और जरीन हबीब तो मेरे साथ सरगोदा भी गईं, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी वो मेरे साथ मौजूद थीं। और ये भला मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान के क़याम के दौरान झेलम भी गई, जहाँ हमारे पब्लिशर बुक कॉर्नर के गगन शाहिद और अमर शाहिद ने बहुत ही खुलूस से और इसरार से वहाँ झेलम आने की दावत दी। वहाँ काफ़ी जो लोग थे उनसे भी मिलवाया।
بہت اچھے بہترین کھانے سے خاطر تواضع بھی کی. اور بس آج کا ویلاگ میں اپنی کتاب کے ایک چھوٹے سے اقتباس سے کرنا چاہتی ہوں، اور اس باب کا یہ آخری باب ہے اور اس کا عنوان ہے ہم وطن واپس کیوں نہیں آئے. تو اس کی چند لائنیں میں یہاں پیش کرتی ہوں. گزرتے ہوئے موسموں کے ساتھ لندن کی سرزمین میں قدم دھستے اور اپنے ملک سے اکھڑتے چلے گئے، جیسے لندن کی زمین نہیں کوئی دلدل تھی. لندن میں موسم کیسے دبے پاؤں گزرتے رہے، واپسی کے گلاب کیوں مرجھاتے رہے، وقت کی ریت کیسے پاؤں تلے سے کھسکتی چلی گئی، ساحلوں پر کھڑی کشتیاں ہم نے خود ہی کیوں جلا دی. یہ ایک طویل کہانی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم جسے دیار غیر سمجھتے رہے وہی اپنا گھر ٹھہرا، مگر ایک نسلی اقلیت کے طور پر. اور یوں 30 برس گزر گئے. ہم جیسے لوگ اپنے وطن کے بجائے نسلی اقلیت کے طور پر یورپ اور امریکہ میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو آخر کیوں؟ اور بس اسی بات کی یہ آخری 2 لائنیں ہیں کہ یہاں رہنے کا فیصلہ میرا اپنا تھا، مگر برسوں بعد بھی کبھی کبھی اپنی مٹی کی مانوس ہواؤں کو یاد کرتے ہوئے دل میں سناٹے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ روح میں اترتے سنائی دیتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.